अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2024 के पहले अब इस वक्त 2022 में बीजेपी के भीतर बड़ी हलचल है। 2024 की तैयारी के पहले ये हलचल बीजेपी में क्या संकेत देती है, क्या चल रहा है बीजेपी के भीतर? आप देखें तो 3-4 बड़े बदलाव हुए हैं बीजेपी में। इसके मायने क्या हैं और ये संकेत क्या देते हैं? क्या 2024 के पहले की कोई नई टीम बन रही है या फिर 2024 के पहले के सारे समीकरण कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं? और ये लगातार दिल्ली में मुलाकातें, संगठन में फेरबदल, नए अध्यक्ष की आमद में देरी, इन सब की वजह क्या है? इस पर आज हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, 2024 का चुनाव मैंने कहा 2022 से उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और ये तैयारी विराट स्तर पर है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी तैयारियों के मामले पे बाकी पार्टियों पर हर बार आगे रहती है, लेकिन इस बार बीजेपी के भीतर कुछ हलचल है। और ये हलचल क्यों है, हम इसको आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इस हलचल के मायने क्या है ये भी समझेंगे। बात शुरू होती है स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे से। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन चूंकि अभी नया अध्यक्ष आया नहीं, इसलिए अभी फॉर्मल अनाउंसमेंट होना बाकी है। लेकिन स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष का पद छोड़ चुके हैं। फिर एक खबर आती है कि उन्होंने नेता सदन पद से भी इस्तीफा दे दिया है। नेता सदन मतलब विधान परिषद में नेता सदन। और फिर नेता सदन किसको बनाया जाता है? केशव प्रसाद मौर्य को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को। ठीक। अब तीसरी खबर आती है कि सुनील बंसल उत्तर प्रदेश से विदा हो गए हैं, उनको राष्ट्रीय महामंत्री यानी प्रमोशन के साथ भेज दिया गया है और नए संगठन महामंत्री की एंट्री होती है। बात अभी खत्म नहीं हुई। फिर संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल होता है। नितिन गडकरी, शिवराज चौहान बाहर, कुछ नई एंट्री, नए नाम। और ये जब सब कुछ चल रहा है उस वक्त दिल्ली में उत्तर प्रदेश के नेताओं की आमद बढ़ गई है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य का कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना, वो मिलकर लौटे थे कि आज ब्रजेश पाठक का दिल्ली पहुंचना, जेपी नड्डा से मिलना। प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इस पर अभी भी सवालिया निशान बाकी है। तो इतनी हलचल होने के मायने क्या हैं? पहला प्रश्न उठता है, जो संभावना लगती है कि ये कील कांटे दुरुस्त करने की योजना है ताकि 2024 के पहले सभी प्रकार के कोई भी गिले शिकवे, मतभेद, जाति इक्वेशन कुछ भी सेट करना है तो वो कर लो। पहला। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाए, इसको लेकर बातचीत हो रही है। तो ऐसा दावा करने वाले लोग शायद भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानते हैं। यहाँ पर प्रदेश वालों से कोई पूछता नहीं है, ऊपर से कह दिया जाता है कि ये फला बन रहे हैं, इनका स्वागत करना है, तो स्वागत लोग करते हैं। लिहाजा ये कुछ और है जो चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने को 2024 के लिए तैयार कर रही है। ये तो हुई बात भारतीय जनता पार्टी की। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा हम हारे नहीं, हराए गए हैं। और हराया किसने? चुनाव आयोग ने। डिसऑनेस्टी, बेईमानी किसने की? चुनाव आयोग ने। कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। और जैसे ही ये स्टेटमेंट पीटीआई से बाहर आया, मीडिया में आया, बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया। लेकिन अब 2024 के लिए तलवारें खींच गई हैं। देखिए, 22 का चुनाव अभी खत्म हुआ है और 24 की तैयारी शुरू हो गई। इसीलिए उत्तर प्रदेश को चुनाव प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ का हर नेता, हर कार्यकर्ता हर वक्त इलेक्शन मोड में रहता है। तो इधर का हमला और बीजेपी की हलचल, इसके मायने क्या हैं? इन्हीं मायनों को आज हम डिबेट में खोजेंगे और इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष शुक्ला है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक सिंह पूर्व एमएलसी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में धर्मवीर चौधरी जी मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और बहुत दिनों के बाद हमारी पकड़ में आए विनोद अग्निहोत्री जी, बहुत ही मशहूर पत्रकार हैं और इन्होंने अभी एक पुस्तक लिखी है, आंदोलन जीवी। आपको बधाई विनोद जी आपकी पुस्तक के लिए। मैंने ऑर्डर कर दिया है, जब मिलेगी तो पढ़ के आपको उसका रिव्यू भी दूंगा। और वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए। तो भाई मनीष शुक्ला जी, थोड़ा सा टार्च की रोशनी डालो और ये बताओ कि इतनी हलचल क्यों है आपके यहाँ, कारण?
देखिए ब्रजेश जी, दरअसल जो भी पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से काम करेगी, जहां भी आंतरिक लोकतंत्र रहेगा, वहां इस तरह के परिवर्तन एक निश्चित समय सीमा के पश्चात होते ही हैं। अब कोई पिता के बाद पुत्र अध्यक्ष बनेगा ऐसा तो होता नहीं है कि एक लंबे समय तक 20 साल 22 साल माता जी, फिर बेटे जी, या पिताजी, फिर पुत्र जी, ऐसा तो होना नहीं है। तो अध्यक्ष भी एक निश्चित समय सीमा के बाद का भी परिवर्तन होगा। और महामंत्री संगठन भी आप जानते हैं कि महामंत्री संगठन का भी परिवर्तन अमूमन 6 साल 8 साल के बीच में होता ही है। तो हमको लगता है उसी दृष्टि से लिया जाना चाहिए इस पूरे विषय को। और रहा सवाल तैयारी का, तो निश्चित रूप से 2024 में 80 में से 80 सीट जीते, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेतृत्व वर्ग लगातार काम कर रहा है। तमाम जो काम हमारी सरकार उत्तर प्रदेश और देश की कर रही है वो जन जन तक पहुँचे, इसके लिए संगठन स्तर पर उस कार्यक्रम करके उसको जनता तक पहुँचाया जा रहा है, संवाद कायम किया जा रहा है। अभी प्रशिक्षण वर्ग भी हमारा जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग है चित्रकूट में संपन्न हुआ। क्षेत्र और जिले में भी इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग किए जाएंगे। को आप कट के निकल गए, उसको आप फांद गए। नहीं, मतलब इग्नोर किया आपने। मैंने पूछ लीजिए फिर से। ये दिल्ली इतनी दौड़ क्यों लग रही है? देखिए ब्रजेश जी, आपने जो अपने खबर में अभी जो डिबेट ओपनिंग रिमार्क्स में, हाँ, जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में 2 नाम लिए, दोनों लोग उत्तर प्रदेश में माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों लोग पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कभी भी कोई भी वर्कर या जो पदाधिकारी है मिल सकता है। और उस निमित्त हमको लगता है कि जाने पर और मिलकर और मार्गदर्शन लेकर नई ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश में अगर काम करने के लिए लोग आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं, मिनिस्टर लोगों का भी दिल्ली दौरे बहुत हो रहे हैं। कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे दौरे? नहीं, देखिए जो भी अमूमन दूसरे राज्यों से दिल्ली में इतनी आमद नहीं होती जितनी। नहीं, ये देखिए एक चीज़ स्वाभाविक है ब्रजेश जी, किसी भी हमेशा से दिल्ली में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जो दिल्ली के सराउंडिंग प्रदेश है, अब दिल्ली तक तो नोएडा है ही है, तो क्या होता है कि ज़्यादातर आप अगर ध्यान देंगे तो कार्यकर्ता भी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और आसपास के ही, जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं, वहाँ के ज़्यादा कार्यकर्ता दिल्ली जाना आना हो पाता है। कुछ ज़्यादा शिष्टाचार नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके पीछे तो कुछ नहीं हलचल चल रही है, मेरी ये दिलचस्पी है, मतलब दूसरा पहलू जो नहीं, देखिए संगठन स्तर पे तमाम निर्णय लिए गए हैं, आपने स्वयं बताया है, आगे कई निर्णय लंबित हैं, वो भी होंगे ही, और उसके बाद प्रदेश की भी टीम बनेगी। ये तो स्वाभाविक, मैंने कहा ना कि जो नया अध्यक्ष कब तक दे रहे हैं आप लोग? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कम से कम मेरे स्तर पे नहीं दिया जाता। तो मीडिया में क्यों चलता है कि फलाने गए और अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई? आपके यहाँ ऐसा होता है क्या? अब ब्रजेश जी देखिए, खबर आप ही लोग चलाते हैं और क्यों चलाते हैं वो आप हमसे पूछ रहे हैं तो अच्छी मतलब ये तो न्याय नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिसका नाम टीवी पे चल गया उसके साथ जाती हो गई, उसका कट जाता है बेचारे का। मैं तो हमेशा इस बात की, जो बनने उसका चला तो नाम कटा। ये आपका ओपिनियन है और मीडिया का देखिए अधिकार है, वो अपनी। मैं आउट ऑफ टर्न विनोद अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी दें, क्योंकि आप थोड़ा सा ना साइड मार के निकल गए हैं, आप ठीक से रोशनी नहीं डाले। तो विनोद जी सही आदमी जो बिल्कुल परफेक्ट हैलोजन वाली लाइट डालेंगे। विनोद जी बताइए, ये बड़ी हलचल है और कुछ ज़्यादा ही शिष्टाचार आजकल यूपी से दिल्ली की तरफ जा रहा है, ये सिर्फ शिष्टाचार भी है कि कुछ और भी है? देखिए, ये जो शिष्टाचार है, जिसको आप शिष्टाचार कह रहे हैं, दरअसल ये राजनीतिक संतुलन का मामला है। क्या है कि उत्तर प्रदेश को आप जान रहे हैं, ब्रजेश जी हमसे भी बेहतर जानते हैं कि दिल्ली का जो भाजपा का जो हाई कमान है, केंद्रीय नेतृत्व जो है, उसके बीच में और उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के बीच में, नेतृत्व मतलब मुख्यमंत्री, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो कोई है नहीं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जिस तरह से दोनों उप मुख्यमंत्री, इनके तार सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए हैं। अब आजकल समस्या ये है कि वैसे तो संचार युग है, डिजिटल इंडिया है, सारी बातें टेलीफोन पर हो सकती हैं, सारी बातें व्हाट्सएप पे हो सकती हैं, स्काइप पर हो सकती हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता, खतरनाक है सर, ज़रा खतरा रहता है। तो अच्छा है, हवाई जहाज पकड़िए, दिल्ली आइए, केंद्रीय नेताओं से बात करिए, उनके निर्देश लीजिए और आके उस हिसाब से काम कीजिए। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के
खासकर उन मंत्रियों के जिनके तार केंद्रीय नेतृत्व से सीधे जुड़े हुए हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से मंत्री बने हैं या जो भी बने हैं, वो हमेशा जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली दिल्ली आकर के अपने नेताओं से निर्देश लेते हैं और हिसाब से काम करते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट ये मकसद ताकत पाना है केंद्रीय नेतृत्व से, या फिर कुछ प्लानिंग है, या फिर कील कांटे दुरुस्त करना है? इसको आप किस खांचे में फिट मानेंगे? ये तीनों चीजें हैं इसमें। पहली बात तो कील कांटे दुरुस्त करना है, और 2024 के लिए केंद्रीय नेतृत्व जो चाहता है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की रणनीति और जिस तरह की बिसात बिछाना चाहता है, उसकी तैयारी करनी है। और जाहिर है केंद्रीय नेतृत्व जब योजना बनाएगा, चूंकि लोकसभा का चुनाव है, तो वो अपने हिसाब से बनाएगा। उसमें मुख्यमंत्री जी की भूमिका जरूर होगी, लेकिन वैसी नहीं होगी जैसे 2022 में थी। और दूसरा ये है कि ताकत पाना। ताकत इसलिए पाना कि पिछले दिनों आपने देखा जिस तरह शक्ति परीक्षण वाली स्थिति हो जाती है, जब वो विभागों में जिस तरह ट्रांसफर हुए और जिस तरह आरोप लगे, और फिर तमाम सारे जो है वो जो आप देखिए अखबारों में भी, मीडिया में भी चर्चाएं हुई, तो उसके बरक्स ताकत पाना भी है। और तीसरा ये है कि योजनाएं तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं जिनमें हाईकमान कल्चर होता है, उनमें योजनाएं तो बनती ही रहती है हमेशा। अटल जी के जमाने में भी जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तो खूब विधायक और मंत्री जो है दिल्ली आकर के और उनसे आशीर्वाद दे के, अडवाणी जी से, अटल जी से, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश आकर के और योजनाएं बनाते थे। कांग्रेस के जमाने में भी जब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होते थे और केंद्रीय नेतृत्व जो है फैसले करता था, तो तमाम दिल्ली में हर राज्य के भवन है, यानी गेस्ट हाउसेज हैं, ताकत पाते थे। और राज्यों के गेस्ट हाउस में तो थोड़ा स्टाफ तसल्ली में रहता है। हमारे यूपी के जो गेस्ट हाउस है, वहाँ का स्टाफ बहुत परेशान है सर, बहुत आते हैं सर, बहुत भीड़ आ रही है सर। निश्चित रूप से वहाँ का स्टाफ जो है, जो उत्तर प्रदेश भवन, उत्तर प्रदेश सदन, ये दो बड़े जो वहाँ पर हैं, उनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं, वो प्रोटोकॉल के चक्कर में परेशान रहते हैं जी। और मैं बताऊं आपको कि एक आध अधिकारी तो परमानेंट एयरपोर्ट पे ही रहता है, क्योंकि कभी कोई मंत्री आ रहा है, कभी उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कभी कोई और आ रहा है, कोई अधिकारी आ रहा है, तो वो प्रोटोकॉल के चक्कर में एक तो परमानेंट आप मान के चलिए कि एयरपोर्ट पे ही रहता है एक अधिकारी जो है। जो बहुत शुक्रिया आपका सर। मैं राजपाल कश्यप जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और एमएलसी भी रह चुके हैं। कश्यप जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। आज अचानक से आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजनीतिक बम फोड़ दिया और ये कहा कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। और हराया किसने है? चुनाव आयोग ने। ये चुनाव बीतने के इतने दिन बाद ये बम फोड़ना, समझ में नहीं आई बात, कारण? देखिए ब्रजेश जी, ये तो सबको पता है, उत्तर प्रदेश की जनता भी आज भी कह रही है कि वोट तो मैंने समाजवादी पार्टी को दिया था। और इसका जीता जागता उदाहरण भी देखे होंगे। सभी लोगों ने शिकायत की और निर्वाचन आयोग तक शिकायतें लिखित समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लगातार देता रहा कि 15,000 वोट कट गए, 20,000 वोट कट गए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आप बहुत पहले से ही कितनी जगह रेड कार्ड जारी कर दिया गया। रामपुर में आप अपने बाई इलेक्शन में ही देख लीजिए, अभी बाई इलेक्शन में क्या रामपुर में हुआ, वोट ही नहीं डालने दिया गया। तो ये निर्वाचन आयोग का दायित्व तो है, कहीं ना कहीं तो निर्वाचन आयोग कटघरे में ही है। निर्वाचन आयोग का दायित्व था कि कम से कम वोट पड़े, जो वोट जिनके कट गए हैं उनका जुड़ना चाहिए था। ये कितनी बार शिकायतें की गई और कितनी जगह। और अगर ऐसा था तो ये बयान देने में इतना टाइम कैसे लग गया? नहीं, लगातार चुनाव आयोग में लिखित बयान पार्टी ने कई बार दिया है कि ये दिक्कतें हैं। और कितनी जगह तो आप बताइए, कितने अधिकारी कटघरे में ईवीएम मशीनें कहाँ पकड़ी गई, कूड़ेदान में पकड़ी गई या नगर निगम के उसमें पकड़ी गई, कहाँ कितने पार्टी के पब्लिक स्टेटमेंट आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहली दफे आया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, आप इतना तमतमा क्यों रहे? मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, स्टेटमेंट आया है जी। ब्रजेश जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार पहले भी कहा है कि कहीं न कहीं निर्वाचन आयोग संदेह के घेरे में है। और दूसरी बात, संदेह घेरे ने उन्होंने कहा डिसऑनेस्ट, बेईमान कहा है। हाँ, तो ये तो अब आप देखिए ना, अब साक्ष्य है। कहीं निर्वाचन आयोग ने कोई कार्रवाई की है क्या? निर्वाचन आयोग जबकि सर्वे होता है इलेक्शन में, कितने लोगों के यहाँ ईवीएम, बैलेट पेपर, क्या क्या नहीं पकड़ा गया और कितने वोट कटे, क्या निर्वाचन आयोग ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जो जिन अधिकारियों ने वोट? यही तो पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त, 5 महीने कैसे लग गए? हमारे साथ तो कोई बेईमानी करे, हम 2 घंटे में चिल्ला देंगे। नहीं, हमारी पार्टी ने कई बार 5 महीने कैसे लगा दिए, ये पूछ रहा हूँ।
नहीं 5 महीने क्या, ये तो निर्वाचन चुनाव चल रहा था तब भी पार्टी ने दिया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे ही पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाता था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे ही कई बार चुनाव आयोग से लेकर सारी जगह और कितनी जगह तो जिला पंचायत वगैरह में। अच्छा ये बताओ, अच्छा आपके नेता बात हो गई, इनके यहाँ क्या चल रहा है आजकल? बड़ी हलचल है, दिल्ली की तरफ बड़े फ्लाइट के टिकट उकट बुक हो रहे हैं, क्या है क्या? ब्रजेश जी आप तो बहुत अनुभवी हैं और उत्तर अरे प्रदेश कौन की से काम का ये अनुभव कि पता नहीं चल पा रहा, जा क्यों रही? आपको सब पता है। अंदर खाने देखिए, अभी जी। अंदर खाने देखिए, यहाँ कोई सुन नहीं रहा। कितने दलित और पिछड़े मंत्री हैं जो परेशान हैं, कितने लोगों ने तो चिट्ठियां लिख दी और कई मंत्री ऐसे हैं जिनके विभागों में ट्रांसफर हो गए, उनको ही नहीं पता है। और अब तो ये कर दिया कि चपरासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो मंत्री काहे के हैं? तो ये लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। और दूसरी बात जो मनीष जी कह रहे थे, लोकतंत्र की बात, ये लोकतंत्र काहे का लोकतंत्र है? कहां आपका लोकतंत्र? यही है केवल 2 गुजरात के भाई पूरा लोकतंत्र को कब्जा कर लिए। इसके अलावा तो 24 में अगर उनके लिए कोई बीजेपी में भी रोड़ा हो सकता है, उसको भी संसदीय बोर्ड से निकाल दिया, कोई नहीं है। तो ये, लेकिन हालांकि इनके बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इसमें बात पूरी कह दो और बाद में कह दो अंदरूनी मामला नहीं। लेकिन ये बताइए, ये जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भी पता है कि हम जीते नहीं हैं, हमने सरकार की बदौलत जबरदस्ती जीता है, गुंडागर्दी से जीता है। बहुत शुक्रिया आपका कश्यप जी। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं और बहुत दिनों के बाद मेरे बहुत पक्के दोस्त हैं धर्मवीर चौधरी जी, आज ये तैयार हो गए डिबेट में आने के लिए। 5 महीने से बीएसपी ने ताला मार के रखा था, इनको बाकायदा अधिकृत किया गया कि जाओ और डिबेट में छा जाओ, तो आज ये छाने के लिए आए हैं। बहुत स्वागत आपका, बहुत दिन के बाद आप दिख रहे हैं। आप ठीक हैं? आपका स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है? जी वाह, वही गुर्राहट है। जी बिल्कुल सब ठीक हैं। ये बताइए, ये हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र भी स्वस्थ रहे इस भारत का। ठीक, 2 सवाल आपसे। एक तो बीजेपी में आजकल बड़ी हलचल है, लखनऊ का कैंप कार्यालय लग रहा है दिल्ली बन गया है, जिसको देखो दिल्ली दिल्ली दिल्ली। किसी को फोन करो कहाँ हो भैया, दिल्ली में है। किसको फोन करो कहाँ हो भैया, दिल्ली के रास्ते में है या एयरपोर्ट पे बैठे हैं। ये क्या हो क्या रहा है? देखिए ब्रजेश जी आपको तो सारी जानकारियां रहती हैं। ये जो डबल इंजन की सरकार को ये कहते थे डबल इंजन, तो ये डबल इंजन अब आपस में टकरा रहे हैं और ये दलितों को, मुस्लिमों को, ओबीसी के लोगों को मतलब कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं। तो अब ना इनकी सुनवाई इधर हो रही है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, ना इनकी सुनवाई उधर हो रही है, इसीलिए कोई इस्तीफा दे देता है। जो व्यवस्था सरकार चलाने की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है वो बिल्कुल फेल हो गई है, इसीलिए ये लोग भाग भाग करके दिल्ली आ रहे हैं। हम इस पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए मैं इतना ही जी कि जो मंत्री हैं उनको मंत्री की पावर नहीं है और जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी कुछ नहीं पता है, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी कुछ नहीं पता है। ब्रजेश जी, जो पाठक साहब के डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, गुजरात से एक बहुत सीनियर रिटायर्ड आईएएस अफसर आए, उनके डिपार्टमेंट क्या हो रहा है। तो ये डबल इंजन टकरा रहा है आपस में और व्यवस्था भंग है। बस ये दिखाने के लिए जनता का जो ध्यान है वो मूल समस्याओं पर ना जाए। लेकिन मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। बुलडोजर घूम जाता है और उसमें भी वो बीजेपी के लोगों को छोड़ देते हैं। याद दिलाना चाहता हूं, जो बीजेपी के माफिया हैं सुन तो लीजिए, वो टच नहीं करेंगे। अरे सुन लीजिए, साल 2007 जी बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार, अब बहन जी मुख्यमंत्री चौथी बार एकदम तामझाम के साथ जी, और मंत्रियों के पास डंडा और झंडा था, बाकी कोई अधिकार नहीं थे। नहीं, ब्रजेश जी वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी और कानून का राज उत्तर अरे प्रदेश तो में इनको था। कौन सा मंगल ग्रह वाले ने चुना है? इनको भी इसी जनता ने चुना है। को गिरफ्तार भी करवाया था जी। कानून का राज नहीं चल रहा है यहाँ, तो कौन सा राज चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट कई बार। अच्छा, एक सवाल का जवाब आप और दे दीजिए। अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग की बेईमानी की वजह से हम हारे हैं। आप अखिलेश यादव के इस बयान को किस दृष्टिकोण से देखते हैं?
देखिए ब्रजेश जी, मैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को कुछ सलाह दूंगा, और ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने रामपुर में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया इसीलिए जो है हम हार गए, वहाँ आजमगढ़ में हमने कैंडिडेट खड़ा किया तो कहते हैं कि हम इसीलिए हार गए। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है, जो लोगों ने जो रास्ता दिखाया था उस पर चलने की आवश्यकता है जी। और वो माननीय अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं ये वो जाने, लेकिन ये Thank जो you. आज 5 महीने बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ओके, दीपक सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, पूर्व एमएलसी हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर भी। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी, हमारे लिए आपने समय निकाला। दो घटनाक्रम राजनीति में इन दिनों चल रहे हैं, एक जो बीजेपी में चल रहा है, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप सबने सुना ही, और एक घटनाक्रम अपोजिशन में जो लार्जेस्ट पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके यहाँ चल रहा है। और एक तीसरा घटनाक्रम सुनिए, बीएसपी वाले डिबेट से हो गए थे गायब, जब हार गए एक विधायक आए तो आज हमारे भाई प्रकट हुए हैं। मतलब ये कि अब लोग निकल के आ रहे हैं, सेनाएं तैयार हो रही हैं। अब ये बताओ आप कहाँ हो? देखिए ब्रजेश जी, मैदान में तो कांग्रेस पार्टी ही है हर मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी भाजपा की जब योगी वन थी तब भी सड़क पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, कोई अपने ड्राइंग रूम में था तो कोई भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का खेवनहार या कहे भारतीय जनता पार्टी को बचाने का काम कर रहा था। देखिए, जहां तक आपके डिबेट का सवाल है, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे डबल इंजन की सरकार है। एक्चुअली ये डबल इंजन नहीं, डबल एंगल की सरकार है। इसमें डबल एंगल है। एक डबल एंगल ये है कि हम दो और हमारे दो। तो जो दिल्ली के हम दो हैं, गुजरात के हमारे साथी जो इस सरकार को चलाते हैं, जो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चाहे उत्तर प्रदेश व देश चल रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार थी आपस में टकरा रहा, उनका एंगल टकरा रहा है। उनके दो हैं, जिनके दो उनके उद्योगपति साथी हैं जो देश को चला रहे हैं, तो उनके भी लोग अब सरकार में है। अगर देखें तो मुख्यमंत्री के कहने पर कोई मंत्री नहीं है, मंत्री के कहने पर कोई मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, अधिकारियों की अपनी राय है। आपने एक बात अभी कही कि बसपा की सरकार में सिर्फ एक हुकूमत चलती थी और सारे कुछ लोग मिलकर चलाया करते थे। आज एग्जैक्टली हम दो हमारे दो ही पूरे देश और उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और उस डर की वजह से जिस तरह से पूरे देश के अन्य राज्यों में भाजपा का सफाया हो रहा है, उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत बचे रहे। कोई अपने को बचाने के लिए दिल्ली जा रहा है, कोई बचाने की राजकुमारी करने दिल्ली जा रहा है। हकीकत यह है कि जिस तरह से देश में बंटाधार हुआ है, महंगाई चरम पे है, सबसे ज्यादा महंगाई हमारे देश में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी 45 वर्षों में हमारे देश में हुई, घटिया शिक्षा, घटिया स्वास्थ्य में हमारा देश पहले स्थान पर पहुंच गया, महिलाओं की सुरक्षा में पहले स्थान पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश अपराध का केंद्र बन चुका है। इनका मंत्री जो भी किसान धरने पर बैठे हैं, जहां पर इनके एक मंत्री टेनी ने रौंद कर किसानों को गाड़ी से मार दिया था, वहां पर किसान आंदोलित है। आपको पता है कि पूरे खीरी की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी और जहां ये घटना हुई वो भी बीजेपी ने जीती है। मतलब जनता इनके साथ है। देखिए, जीतने को तो अगर हम पीछे जाएं तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ जीत लिया था। जीत तो बहन जी ने भी लिया था ना, लेकिन आज बहन जी नहीं जीत रही हैं। जीते हम भी थे ना, हमसे गलतियां हुई, हम भी हारे। इनको तो अहंकार हो गया है, ये लोकतंत्र को रौंदना चाहते हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करके इन दो के दो व्यापारी हैं उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र का मानमर्दन करना चाहते हैं, ईडी और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन के रूप में यूज करना चाहते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में जहां ईडी और सीबीआई के एक साल में 4 केस हुए, आपके चैनलों पर देखा 400 केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं, तो लोकतंत्र के मान का मर्दन भी कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बात बताइए इनकी दीपक जी, उत्तर प्रदेश में 5 महीने से अध्यक्ष नहीं है कांग्रेस का, कुछ पता है कहाँ? इसी सप्ताह ब्रजेश जी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी मिल जाएगा और कांग्रेस पार्टी के हमारे 5 सेक्रेटरी जो प्रभारी के तौर पर जनपदों में काम कर रहे हैं तो प्रॉपर काम कर रहे हैं सारे। भाई आप बुरा मत मानिए, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन ये बात हर डिबेट में कांग्रेस का हर प्रवक्ता पिछले 5 महीने से कह रहा है बस अगले हफ्ते, बस अगले हफ्ते। अरे ढूंढ लो,
मैंने पहली बार आपसे कहा है। ठीक है, अब आपकी जुबान है, मैं मान लेता हूँ भाई, आप बहुत खास हैं प्रियंका गांधी के, इसलिए भी मान लेता हूँ। अन्य प्रवक्ताओं की क्या नहीं, मैं भारत समाचार का बड़ा भारी फैन भी हूं और ये जानता हूं कांग्रेस पार्टी जल्द नया अपना अध्यक्ष इसी हफ्ते एक सप्ताह में तय कर देगी। आपने एक हफ्ते का प्रॉमिस किया है जी बिल्कुल। हाँ? पैनल में किसी को कोई जी, एतराज है बिल्कुल। भाई? कुछ आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा कि अन्य प्रवक्ता जिन्होंने आपसे वादा किया है, दीपक सिंह के अनुसार उनका संगठन में कोई मतलब नहीं है, महत्व तो नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है। अब आप तो बाल नहीं, की ये खाल कांग्रेस है, मेरे को मैं ये क्यों कांग्रेस निकालूंगा? पार्टी है, मैं क्या निकालूंगा? यहाँ मतलब होता है बाल की कि खाल कांग्रेस निकाल रहे हैं आप तो कांग्रेस इनकी। पार्टी अरे में भाई, आप अपने ही ने विधायक कहा ना कि बनने अन्य में प्रवक्ताओं ने बैठे 5 महीने से लगातार ये 5 अरे मैं भारतीय सबसे जनता पूछता हूँ, पार्टी में इनसे ही होता पूछा। है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके अन्य विधायक प्रवक्ताओं बनने में की बैठ क्या जाते हैं। स्थिति है? ये भारतीय जनता ऐसा ना पार्टी में कहें। होता है आज कि इनका डिप्टी कहने का सीएम मतलब मनीष जी, ऐसा ना की कहें। जांच करने अस्पताल में पहुंच ऐसा जाता ना है। कहें मनीष जी। ये भारतीय हम नहीं जनता कह रहे हैं, ये पार्टी तो में आप होता और है उनकी डिबेट कि से डिप्टी विषय सीएम निकल कर पत्र सामने लिखता आया है। है। हम क्या निकल के आया? सरकार हमारी ये नहीं ये सुन रही निकल कर है। आया है 100 दिन क्या? के दीपक मंथन सिंह के जो अनुसार की बात की कांग्रेस गई में थी, किसी अन्य उसमें प्रवक्ता को न निकल कोई रहा है। जानकारी है, न उनके भारतीय कहने जनता का पार्टी कोई में होता है। वैल्यू है। वैल्यू है। भारतीय जनता ये पार्टी दीपक सिंह गुटों कह रहे हैं और आपकी धड़ों डिबेट बटी में। हुई है। कांग्रेस पार्टी के लोग जब बातों को कहते थे वो भी सच बोलते थे और मैं भी सच बोल रहा हूँ। थैंक यू दीपक जी, शुक्रिया। मैं आपकी बात को मानता हूं और मैंने लिख लिया, एक हफ्ते का लिख लिया, अगले हफ्ते डिबेट करेंगे, तब तक आप कोई ना कोई अध्यक्ष बना ही देंगे आप किसी को। वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, आज 2 मुद्दे हैं डिबेट के। एक मुद्दा है बीजेपी में हलचल और दिल्ली के दौरे, और दूसरा अखिलेश यादव ने आज अचानक से बम फोड़ा किसके ऊपर? चुनाव आयोग के ऊपर, और कहा हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। और हराया किसने है? चुनाव आयोग की बेईमानी ने। ये 2 अलग अलग पोल पर ये घटनाक्रम चल रहे हैं, एक सत्ता पक्ष और एक अपोजिशन। देखिए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टियों में बहुत सारे फैसले दिल्ली से होते हैं, तो स्वाभाविक है कि नेताओं का अपना आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब इस तरह से नेता जा रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं, बार बार तस्वीरें आती हैं, तो चर्चा होनी स्वाभाविक है कि आखिर क्या होने वाला है। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार बने 5 महीना हुआ है। 5 महीना में अगर मंत्रियों के स्तर पर देखेंगे आप, तो कई सारे मामले ऐसे आए जो सरकार में नहीं आने चाहिए थे। दिनेश खटीक का इस्तीफा तक आ गया, उस पर बवाल मचा। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर बवाल मचा। केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है, वो लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर देश में उनकी सक्रियता, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उनको लगातार महत्व दिया जाना, बड़ी सारी चर्चाएं आती रहती हैं। लेकिन जब जब कोई पार्टी दिल्ली से चलती है, वहाँ पर गुटबाजी हमेशा रही है और गुटबाजी हमेशा रहेगी। विधानसभा चुनाव से पहले ये बात लोगों ने देखा कि बीजेपी के दिल्ली के सारे शीर्ष नेतृत्व को लखनऊ में डेरा डालना पड़ा और बहुत सारी चीज़ों को सुलझाना पड़ा। तमाम उसमें रोज़ चर्चाएं चलती थी। हालांकि वो चुनावी तैयारियों में थे, लेकिन बीजेपी की जो शीर्ष लीडरशिप है वो जानती है कि उत्तर प्रदेश उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा का चुनाव जीतना है, और वो नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी भी दे रही है। लेकिन जब जो अपने पद से संतुष्ट नहीं है, वो काम में कितना मन लगाएगा। एक तरफ लोग कहते हैं कि हलचल है, दौरे हैं, दौरों के मायने क्या हैं। अभी अग्निहोत्री जी ने कहा था कि इतना तड़प, इतने दौरे, इतना आना जाना, कुछ न कुछ असंतोष, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जहां लोग खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से भी ऐसी स्थितियां बनी हैं। लेकिन जो सियासत है, इसका नाम है पैतरेबाजी के लिए बना है। कहते हैं कि जब तक नेता पद पर न रहे उसका पूछ नहीं होगी, और पद तब रहेगा जब पैतरेबाजी रहेगी, जब गुटबाजी रहेगी, कोई किसी का खास रहेगा, तब पद मिलता है। और जो ये लोग कहते हैं कि बड़ा आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज़ पार्टियों में अब शायद नहीं है। जब आप किसी नेता के चमत्कार से चुनाव जीतते हैं
तो पद जो बढ़ता है वो प्रतिभा से नहीं, वो कृपा से बढ़ता है। और कृपा से पद पाने वाले लोग आंतरिक लोकतंत्र में कभी बोल नहीं सकते, न उनकी कोई आवाज़ होती है। वो तो ये देखते रहते हैं कि नेता का इशारा क्या है, उसी हिसाब से वो मुस्कुराते हैं और हाथ हिलाते हैं। तो ये जो करिश्मा है ये बहुत साफ है। लेकिन आज फिर ईवीएम बदनाम हो गई सियासत तेरे लिए। तो ये तो चुनाव आयोग टीएन सेशन का एक जमाना था जब उसकी इज्जत पानी बची थी और सम्मान बढ़ा था। उसके बाद तो फिर आप जानते हैं कि सरकारी संस्थाओं पर तमाम आरोप हर बार चुनाव में लगते रहे हैं। अब वो चुनाव एक पुरानी बात हो गई, ईवीएम के रिजल्ट एक पुरानी बात हो गई। चूंकि अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, उनका बोलना महत्वपूर्ण हो जाता है। वो बीजेपी को वो इकलौते टक्कर देने वाले नेता है उत्तर प्रदेश में। बाकी बीजेपी का रास्ता तो साफ है। धर्मवीर प्रजापति जी बैठे हैं, चुनाव पहले कह रहे थे कि चौधरी जी जी धर्मवीर साहब बैठे हैं, कह रहे थे चुनाव से पहले हमारी सरकार बन रही है। विधायक जीत नहीं पाए, एक ही विधायक आया। सियासत में तमाम बार उम्मीद के विपरीत जो है निर्णय आ जाता है जनता का, उम्मीद के अनुरूप सीटें नहीं आती जी, तो बहुत दिनों तक गायब रहना पड़ता है। सियासत क्या गिरगिट नेता गिरगिट की तरह है कि जब मौका पड़े रंग बदल लो, इसका भी नाम है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन जब से बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का बदलाव हुआ, अभी तक ये था कि हिंदुस्तान में जो ताकतवर राज्य का मुख्यमंत्री होता था वो बीजेपी के बोर्ड में रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहे, वो बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री माने गए थे। लेकिन इस बार किसी मुख्यमंत्री को नहीं रखा, उल्टे कुछ बड़े नेताओं को हटा दिया। बड़ा आश्चर्य होता है कि आगे क्या होगा। अब दोनों डिप्टी सीएम हैं, दोनों की इच्छाएं हैं। अब उनको क्या मिला है और कितना मिला है ये तो वही जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, केशव मौर्य अपने काम से खुश हैं, पार्टी नेतृत्व का उन पर भरोसा है और सुनील बंसल की वो खुले मंच से तारीफ भी कर रहे हैं। सुनील बंसल का जाना बीजेपी की गुटबाजी को थामने वाला कोई ऐसा नेता अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब नहीं बचा। तो ये भी एक बीजेपी का नुकसान है, क्योंकि बंसल एक बहुत बड़ी ऐसे शख्सियत थे जो बीजेपी में हर तूफान को उन्होंने थामा और पार्टी की बदनामी बचाई, काम पर लगाया, जीत हासिल की। लेकिन सियासत में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। जनता, पार्टियां, सरकार, तमाम सारी स्थितियां, इक्वेशन उन पर निर्भर करता है। हालांकि आज दिल्ली दौरों पर बड़ी चर्चा है ब्रजेश जी, लेकिन ये चर्चा शायद तब ना होती अगर लोगों को जिस मान सम्मान के साथ बनाया गया उसी मान सम्मान के साथ उनको काम करने का मौका दिया जाता। अब चूंकि पार्टी सत्ता में दोनों जगह, इसलिए कोई टूट फूट भाग नहीं सकता। नहीं तो देखिए शिवसेना टूट गई महाराष्ट्र में, गुजरात, बिहार में भी टूट फूट हो जाती, वो तो कहिए कि अच्छा ये तो हुई बीजेपी की बात। ये अखिलेश यादव ने आज 5 महीने बाद बम फोड़ा। देखिए अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों की ओर बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये बात कहकर ये लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि भारत का चुनाव आयोग क्या अब टीएन सेशन के ज़माने जैसा मजबूत है या उस जैसी कार्रवाई करता है, या उसकी जो कार्रवाई की निष्पक्षता है जनता उसको महसूस करती है। बहरहाल ब्रजेश जी वीरेंद्र जी, एक साहित्यकार ने लिखा है, जो लोग दिल्ली जाते हैं, दौरा करते हैं, वहाँ कुछ तो बात होगी कि तुम्हारे पास ही रहते न छोड़कर जाते और तुम ही नवाजते तो हम क्यों इधर उधर जाते। जो मिला बड़ी गहरी उससे बात गुजारा न हुआ और क्या हम किसी और से मनसूख हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ। बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं वीरेंद्र जी आप। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर हमने कुएं पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि बीजेपी में लगातार संगठन में बदलाव और यूपी के नेताओं के आला कमान से मुलाकातों के क्या मायने हैं। तो गोपेश कुमार लिखते हैं कि बिहार के बदले समीकरण से लग रहा है कि 2024 में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां भी होंगी, इसलिए 24 में सब कुछ अच्छा होने के लिए यूपी से अच्छे परिणाम आने ज़रूरी हैं। दिलीप लिखते हैं कि बीजेपी अभी से 24 की तैयारी में जुट गई है। शायद यही वजह है कि संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, जनता भी लिख रही है कि बदलाव के संकेत संगठन में मिल रहे हैं, कौन सा बदलाव होने जा रहा है? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा, जिस दल में आंतरिक लोकतंत्र होगा वहाँ हर एक निश्चित समय के बाद अध्यक्ष भी बदले जाएंगे, पूरी टीम भी नई आती है और संगठन मंत्री भी एक समय सीमा के बाद बदले ही जाते हैं, नए आते हैं। माननीय सुनील बंसल जी के बाद आदरणीय धर्मपाल जी आ रहे हैं, वो अपना काम करेंगे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक मुझे तब लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पे वो पार्टी सवाल खड़ा करती है, जहाँ एक बेटा एक माई, एक बेटी एक घर जमाई, यही है कुल कांग्रेस आई। ये दीपक सिंह भी सवाल खड़ा करते हैं। तीन जन हिताय तीन जन सुखाय की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, तीन जन की तो पार्टी है। मायावती जी, उनके बेटे, उनके भतीजे, और पिता पुत्र, और पुत्र के बाद पुत्र ही पुत्र केवल समाजवादी पार्टी। तो इन लोगों से आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि ये लोग धर्मवीर जी रुक जाओ, धर्मवीर जी आराम से हम लोग बात करेंगे, खूब समय है, सबको टाइम देंगे, अपनी अपनी बारी बोलिएगा, अपनी अपनी बारी बोलिएगा। मैं टाइम देता है सुखाए के लिए पार्टी चल रही है बसपा, और किसी के लिए नहीं चल रही है, सभी लोग जानते हैं। अरे आप तो बसपा को मत कहो ऐसे। नहीं ब्रिजेश जी, तो हमको कम से कम लोकतंत्र का पाठ, आंतरिक लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, कम से कम इन तीन। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। कांग्रेस के पास 5 महीने से अध्यक्ष नहीं है, तो आपके अध्यक्ष भी तो इस्तीफा दिए बैठे हैं, आपके यहाँ भी तो आप भी तो नहीं खोज पाए अध्यक्ष। ब्रिजेश जी, इस्तीफा उन्होंने किसको दिया और किसके पास है, ये तो जैसे आपने कहा ना कि क्यों खबरें चल जाती हैं मनीष जी, तो मैंने कहा कि अब आप लोग का ये विशेषाधिकार है, आप लोग खबर भी चला सकते हैं, अच्छा आपको भी पूरा मौका दे रहा हूँ, आप खंडन कर दीजिए कि नहीं कोई अध्यक्ष नहीं आएगा, यही लगातार। मैं ये क्यों कहूंगा, ये हम लोग खबर हटा लेते हैं। मेरे ये स्तर का विषय नहीं है कि कौन नया अध्यक्ष आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो इस्तीफा आप लोग चला रहे हैं ये किसके पास है? ओके, ठीक है, जिस दिन नया अध्यक्ष होगा अपने आप पता चल जाएगा। नहीं भाई धर्मवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मनीष शुक्ला जी को कुछ जवाब देना चाह रहे थे, मैं आपको मौका देता हूं, आप अपनी बात रख लें। ब्रजेश जी, देखिए ये लोकतंत्र है, हार और जीत तो लगी रहती है। ये 100 साल से आरएसएस वाले इस प्रयास में लगे हुए थे कि कैसे जनता की आंखों में धूल झोंकी जाए, तो ये कामयाब हो गए। लेकिन जो कुशासन, जैसे कांग्रेस का 60 साल का कुशासन था, उससे भी बड़ा कुशासन आज बीजेपी के शासन और प्रशासन में चल रहा है। तो ये भी ऐसे ही गधे के सर से सिंह की तरह गायब होने वाले हैं। और ऐसी भाषा ना इस्तेमाल करें, लोकतंत्र नाम की कोई ऐसी भाषा उचित नहीं है। मैं तो कहूंगा ब्रजेश जी, भगवान इनके वाणी को ऐसे ही बनाए रखे, और अहंकारियों का शीश हमेशा जो है, मैं तो यही चाहूंगा कि बसपा के प्रवक्ताओं की ये भाषा बनी रहे, भगवान ऐसी कृपा इनके ऊपर रखे। बहुजन समाज पार्टी एक महापुरुषों का मिशन और मूवमेंट है। राजनीतिक पार्टी के साथ साथ हम हारे या जीते, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, में खो गया था। हमारे लोकसभा के सांसद है। अरे आप कह रहे हो मनीष जी, हमारा प्रतिनिधित्व है, और आप तो मत कहो इनको ऐसे। इस बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है। नहीं, जो सत्य है उसको तो कहना पड़ेगा कि बीजेपी को हराएगी तो बहुजन समाज पार्टी हराएगी। अरे क्या हराएगी, ये 273 सीट, आप एक सीट, आप कहाँ मुकाबला कर लोगे इनका? 12% वोट आपका, 47% वोट इनका, आप इनके मुकाबले कहाँ खड़े हो? आप कैसी बात कर रहे हो? एक सीट आपकी और 273 वालों कह रहे हो हराऊंगा। 30% वोट आया आजमगढ़ में ब्रजेश जी, 30% वोट है आजमगढ़ में हमारा। आप जरा अपने ज्ञान को भी थोड़ा बढ़ा लीजिए बाई इलेक्शन में। अरे वो क्यों आया है, तो ये रामपुर क्यों नहीं लड़ लिए? फिर अभी बता दूंगा कि वो क्यों आया है। नहीं, ये तय करना हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है कि हम कहां लड़ेंगे और कहां नहीं लड़ेंगे। 2007 की बीएसपी, 2012 तक आपके पास बहुमत की सरकार, और 10 साल में आज आप कहां पहुंच गए? आप आत्ममंथन क्यों नहीं कर रहे हैं? विद इन 10 ईयर वर्टिकल फॉल। नहीं, हम आत्ममंथन कर रहे हैं, हम आत्ममंथन कर रहे हैं, और ये जनता भी आत्ममंथन कर रही है
इसीलिए जो है हमको 13.25% से जनता ने आजमगढ़ में 30% का जनादेश दिया है। और जनता आने वाले चुनाव में इनकी जो जितनी भी पार्टियां हैं जो ये धूल झोंक करके जनता को बेवकूफ बनाती हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ब्रजेश जी, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, घोड़ा और मैदान सब यही हैं। ऑल राइट। राजपाल कश्यप जी, आपके सामने चुनौती जो है बीएसपी बन रही है। देखिए, आजमगढ़ में उन्होंने आपके साथ कांड किया है, आप मानो या ना मानो? ब्रजेश जी, जी, ये तो पूरे प्रदेश को पता है, हाँ, क्या कि कौन किसके इशारे पे क्या क्या कर रहा है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 22 में बीजेपी की चुनौती को स्वीकार करके लड़ाई लड़ी है, निश्चित तौर पे पूरी केंद्र की सरकार, पूरा सिस्टम, निर्वाचन आयोग और सरकारी गुंडई अधिकारी से लेके भ्रष्टाचार से लेके सब कुछ किया, उसके बाद में भी कितना वोट परसेंटेज मिला। और इस उत्तर प्रदेश आधा हिंदुस्तान है, उस आधे हिंदुस्तान में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लड़ाई लड़ी और सरकार से इतनी ताकतवर सरकार, जो सारी संस्थाओं को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, ईडी, सीबीआई, क्या क्या नहीं लगाया माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ, क्या क्या नहीं उनके करीबियों पे, क्या क्या नहीं बदनाम करने की साजिशें की गई। उसके बावजूद भी इतनी बहादुरी से लड़े, सारे दल खत्म हो गए उत्तर प्रदेश में। माननीय अखिलेश यादव जी ने इतनी बहादुरी से लड़ा। दूसरी बात, ये बीएसपी वाले ऐसे क्यों इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? अब ये जाने, अब बीएसपी वाले देखिए, आज दलित और पिछड़ों की क्या हालत है। आज जाति जनगणना हो नहीं रही, जो बीजेपी जिस तरीके से बातें कर रही है, क्या पिछड़ों की जाति जनगणना, दलितों की जाति जनगणना कराएंगे? आज अल्पसंख्यकों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा। दूसरी बात, ये हर बार लोकतंत्र, अरे लोकतंत्र आपके यहाँ कहाँ लोकतंत्र है बताओ? अगर दिल्ली में 2 लोगों के व्यक्तियों के खिलाफ कोई है क्या? कितने लोग बड़े बड़े नेता थे, आज मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। आज वही उसी नक्शे पे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं, किसी मंत्री की हैसियत नहीं, किसी की कोई चपरासी तक ट्रांसफर करने की हैसियत नहीं। ये लोकतंत्र है क्या? दूसरी बात, ये परिवारवाद पे आरोप लगाते हैं। क्या मनीष जी से आज पूछिए, जो परिवारवाद से आए नेता इनके यहाँ, चाहे मुख्यमंत्री के बेटे हों, चाहे प्रधानमंत्री के बेटे हों, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, क्या उनसे इस्तीफा लेंगे? ये इस्तीफा लेंगे? एक किसान का बेटा माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो धरती पुत्र कहे जाते हैं, किसान का बेटा, वो भी संघर्ष की दम पे आया, कोई बैकडोर से नहीं आया, संघर्ष की बदौलत आया। सड़कों पे कितनी सड़कें, कितनी साइकिल चलाई, कितने आंदोलन किए और चुनाव जीत के आए। जनता ने जिता के भेजा, कोई आपके आशीर्वाद से नहीं आ गया, जनता के आशीर्वाद से। तो जनता जब चुन रही है, आप इनसे ये इस्तीफा क्या उन लोगों से लेंगे जो इनके परिवारवाद में जो पर देखो 24 में आपके सामने 2 चैलेंज है। दूसरी बात, 24 जिनके में 2 परिवार ही चैलेंज नहीं है। जी, जानते हैं कौन सा? एक चैलेंज है बीजेपी और दूसरा चैलेंज है बीएसपी। ब्रजेश जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, चाणक्य ने कहा है राजा उसको होना चाहिए जिसके परिवार हो, और उसको राजा नहीं होना चाहिए जिसके परिवार नहीं। वो दुखदर्दी ने, इसीलिए तो महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, और ये अपनी उपलब्धि बताते हैं। और ये उपलब्धि उनकी, अरे उनके परिवार नहीं है, और जिनके परिवार है तो वो क्या उनको मार दें, उनकी हत्या कर दें, या जितने परिवार वाले लोग रह रहे हैं ये सब भ्रष्टाचारी हैं। ये तो परिवार बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं विनोद काम किया जा अग्निहोत्री जी को आमंत्रित करता हूं। विनोद जी, देखिए, एक नया ट्रेंड इन दिनों उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है कि हर पार्टी का आला कमान दिल्ली से उत्तर प्रदेश कंट्रोल करना चाहता है। वेदर इट इज कांग्रेस, जो दिल्ली से चाहते हैं कि उत्तर यूपीसीसी चले, और बीजेपी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है दिल्ली से लखनऊ को। ये नया कल्चर है। नहीं ब्रजेश जी, ये नया कल्चर नहीं है। ये अभी हमारे वीरेंद्र जी जो कह रहे थे वही बात मैं भी कह रहा हूँ। जो राष्ट्रीय पार्टियां जो होती हैं, कांग्रेस और बीजेपी, इनका जो है केंद्रीय नेतृत्व ही इनका निर्णायक नेतृत्व होता है जी। कांग्रेस के जमाने में भी जब कांग्रेस का एक छत्र राज्य होता था तो दिल्ली से ही मुख्यमंत्री तय होते थे राज्यों के, और बीजेपी में भी वही है कि अटल जी के जमाने में भी दिल्ली से ही तय होता था। वो अलग बात है कि कल्याण सिंह ने अपनी एक पोजीशन ले ली थी, इसीलिए उनको हटना पड़ा। उसके बाद राम प्रकाश गुप्ता आए, फिर राजनाथ सिंह आए।
तो उत्तर प्रदेश में भी योगी जी जब पिछली बार आए थे तो दिल्ली से जो तय हुआ था, लेकिन इस बार योगी जी चूंकि उन्होंने नेतृत्व किया और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उनको लगता है कि चुनाव हमने जीता है, इसलिए उनके अंदर असर्शन जो है वो पहले से ज्यादा है। और यही एक बड़ी वजह है जो टकराव की स्थिति आप देखिए। अभी वीरेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सारे मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड जो शीर्ष संस्था है भारतीय जनता पार्टी की, निर्णायक मंडल है, उसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, लेकिन योगी जी नहीं है उसमें। शिवराज सिंह चौहान थे वो बाहर हो गए, नितिन गडकरी बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं केंद्रीकरण की प्रवृत्ति राष्ट्रीय पार्टियों में बढ़ती है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अभी तक तय नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष तय नहीं हुआ, दोनों में प्रतियोगिता हो रही कौन कितना टाल सकता है अपने नए अध्यक्ष का। ऐसी स्थिति इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ उत्तर प्रदेश को पॉलिटिकली एम्पावर्ड न रखने के पीछे के कारण क्या है? दरअसल उत्तर प्रदेश से ही हमेशा केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती मिलती रही है। आप देखिए नेहरू जी के जमाने से चौधरी चरण सिंह वो निकले, इंदिरा जी को चुनौती दी उन्होंने, हेमचंद्र बोगड़ा ने चुनौती दी इंदिरा गांधी को, उसके बाद जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी को चुनौती दी, उसके बाद कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी को चुनौती दी, और योगी जी जो है वो मौजूदा केंद्रीय नेतृत्व के सामने खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सांसदों वाला राज्य है। मैं तो कहता हूं 5 कालिदास की गद्दी पर बैठने वाले हर मुख्यमंत्री ने सर दिल्ली को ललकारा है सर, ये इतिहास है हमारा। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, हाँ ये इतिहास है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। उसमें भूल जाइए कौन सी पार्टी बदल दीजिए। मुझे याद है 2007 में बहन जी जीत कराई थी, नारा लगा था कि यूपी हुई हमारी है और अब फलाने की बारी है, मतलब वो अब दिल्ली की बारी है। और मुलायम सिंह यादव जीत के आए थे कि अब तो प्रधानमंत्री की शपथ लेनी है, और अखिलेश यादव को भी प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जा रहा था सर। और यूपी बहुत पावरफुल स्टेट है सर। देखिए प्रधानमंत्री बने ना बने, लेकिन प्रधानमंत्री बनवाने की ताकत तो यूपी के छत्रपति करेक्ट है सर, बिल्कुल। मुलायम सिंह जी ने भी देवगढ़ को प्रधानमंत्री बनवाया, मैं अपने सब मुख्यमंत्रियों को अप्रिशिएट करता हूं सर कि उत्तर प्रदेश के राजाओं ने हमेशा दिल्ली की गद्दी को चुनौती दी है, अप्रिशिएट चुनौती दी है जी। इस बार कैसी है? इसीलिए योगी जी जो है वो जब वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने जब खड़े होते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व को लगता है कि वो तो आप बताओगे ना सकती है जी। तो सर आप बताइए कि 2024 का एनालिसिस आप किस तरह से करोगे? इन लोग की तैयारियों का स्तर क्या है? कांग्रेस क्या हाथ मिलाएगी क्या साइकिल वालों से? ब्रजेश जी देखिए, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, एक सेकंड विनोद जी बताएंगे, रुक जाइए विनोद जी। देखिए कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में अभी कोई और चारा नहीं है उसको, क्योंकि जो बिहार का जो डेवलपमेंट हुआ है ये कांग्रेस पर दबाव और बढ़ाएगा क्षेत्रीय दलों के लिए स्पेस देने का। और जहां कांग्रेस की ताकत कमजोर है वहां कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को स्पेस देना पड़ेगा अगर उसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से लड़ना है तो। और ये कांग्रेस को तय करना है कि वो उत्तर प्रदेश में क्या करती है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास या तो वो बीएसपी से गठबंधन करे या वो सपा से करे। बीएसपी का जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच में तमाम तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, ऐसे में कांग्रेस के पास एक ही चारा बचता है कि वो साइकिल से हाथ मिलाए। अब साइकिल हाथ को कितना जो है, और दूसरी बात है हाथ से ही साइकिल चलती है, ये भी देखिए, जब तक हैंडल दोनों न पकड़े तो साइकिल भी सही ढंग से नहीं चल पाती है, तो डगमगाती है। साइकिल को भी हाथ चाहिए। दीपक सिंह को लाया जाए भाई स्क्रीन पे। दीपक जी देखिए, विज्ञान का एक नियम है, भौतिक विज्ञान का एक बड़ा कठोर और सीधा नियम है। साइकिल तभी स्पीड पकड़ेगी जब उसको ठीक से उसका हत्था पकड़ा जाएगा और झुक कर पकड़ा जाएगा, मतलब एक कोण बनाना पड़ता है, उसी से स्पीड बनती है। कौन बनाओगे? देखिए ब्रजेश जी, ये तो विश्व में तय होगा क्या करेंगे। एक चीज स्पष्ट है, जब भी समाजवादी पार्टी को जरूरत पड़ी थी तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार को बचाने का काम किया। लेकिन जहां तक आज वर्तमान सरकार की बात है, 2024 कांग्रेस पार्टी तय करेगी। कारण चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी मनीष भाई जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी दो चीजें कही, परिवारवाद, लोकतंत्र। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है कि इनके विधायक अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं। इनका मंत्री पहले सोशल मीडिया पर इस्तीफा देता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और इस्तीफा सार्वजनिक हो जाता है। इनका उप मंत्री पत्र लिखता है,
बेचारगी में सोशल मीडिया पर पहले वायरल होता है, वो लाचार दिखता है। इनके भाजपा के कार्यालय में, भाजपा के होर्डिंग पर, ट्विटर, फेसबुक पर प्रधानमंत्री और इनके गृह मंत्री के पोस्टर गायब हो जाते हैं और ये बात परिवारवादी करते हैं। ठीक वैसे जैसे एक स्वर से सियार बोलता है, दिल्ली में झूठ बोलने वाले पर उत्तर प्रदेश से लेकर गांव तक बोलते हैं उस पार्टी के लोग जिसके कल्याण सिंह जी से जब नेता थे, उनके बेटे सांसद थे, आज उनके पौत्र संदीप मंत्री हैं। इनके मंत्रियों में देखिए राजनाथ सिंह जी इनके नेता हैं, उनके बेटे यहाँ पर आज विधायक हैं, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, स्वराज कौशल जो राज्यपाल रहे, और अमित शाह जी की जिन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा, वो पूरे देश के क्रिकेट का भाग्य लिख रहे हैं। ये जो वंशवाद वाली पार्टी है, ये अपने परिवार पर बोलती है, इन्हें परिवार के बारे में जानकारी नहीं है। लौट के हमारा एक सवाल का जवाब दे दो। इसलिए दो लोगों के बारे में सोचते हैं और पूरे देश और प्रदेश को धोखा देते हैं। हम इनको हराएंगे ब्रजेश जी, अगर जरूरत पड़ी तो मिल के हराएंगे। किससे मिल के हराओगे? जरूरत पड़ी तो मिल के हराएंगे, किससे मिलोगे? उन लोगों से मिलकर हराएंगे जो सच्चे मायने में, सच्चे दिल में जुबान का पक्का होगा और भारतीय जनता पार्टी सच में लड़ना चाहता होगा। अगर अंदर खाने में हाथ मिला के रखेगा और ऊपर से भाजपा से लड़ने का स्वांग रचेगा, तो ऐसे किसी भी पार्टी से कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ना। अच्छा, एक सवाल तो ले लो, आज कांग्रेस पार्टी के बारे में उत्तेजित क्यों हो रहे हो? सवाल तो ले लो भाई, किससे मिलके लड़ोगे, थोड़ा बता तो दो। नहीं, वो तो मैं आपसे अकेले बता दूंगा, लेकिन अकेले वाली कौन सी? पब्लिक डोमेन में बात हो रही, साफ साफ बताओ ब्रजेश जी। अकेले वाली कौन सी बात है? आप सर्वे कराइएगा, उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है। ब्रजेश जी, हमें भी थोड़ा समय हमसे भूल हुई, अगर हमने कांग्रेस के हाथ को मजबूत किया होता तो कांग्रेस को अपने पंजे से किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस पार्टी अकेले भाजपा से लड़ रही थी, अकेले भाजपा से लड़ रही है और अकेले भाजपा से लड़ेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा एक 10 सेकंड का टाइम अपने भाई धर्मवीर को दूंगा। इन्होंने आपके ऊपर एक साइड से कमेंट किया, दीपक सिंह ने, आपने नोटिस किया कि नहीं धर्मवीर जी? ब्रजेश जी, न 3 में न 13 में ये दीपक सिंह जी की कोई पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। आपसे दुगना है। और ये क्या कहेंगे, इनको खुद कुछ नहीं पता। प्रदेश अध्यक्ष इनका है नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका है नहीं जी, इनको खुद कुछ नहीं पता है कि कांग्रेस पार्टी की दुर्गति कितनी हो चुकी है, और ये जनता ने की है, ये मैंने नहीं किया है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मनीष शुक्ला जी। मनीष जी गो अहेड। थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। सिर्फ मनीष जी बोलेंगे। मनीष जी ब्रजेश जी, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। राजस्थान में जिस पार्टी, थैंक यू शुक्रिया धर्मवीर जी, जिस पार्टी में ये उसमें नहीं बोलेंगे दीपक सिंह। देखिए, बोलिए। राजस्थान से ही शुरू करते हैं। अभी ये बता रहे थे कि आंतरिक कितना झगड़ा है राजस्थान में। सचिन पायलट और अशोक गहलोत रोज गुत्थम गुत्था किए जा रहे हैं, इनको बीजेपी दिख रही है। मध्य प्रदेश में पूरी पार्टी टूट गई करके। ये देखिए, ये अच्छी बात नहीं है ब्रजेश जी, ये बात बताइए ना, वन बाय वन इस तरह से नहीं डिबेट कर सकता। वन बाय वन बताइए परिवारवाद के बारे में। मैं डिबेट इस तरह से नहीं कर सकता। एक सेकंड रुकिए तो। मिजोरम के गवर्नर किसके हस्बैंड है? मैं वन बाय वन संदीप भाई मंत्री है, किसके अरे पौत्र दीपक हैं? जी, अगर ये आपकी बात नहीं थोड़ा मानते सा हैं तो सहयोग आगे करें ना। सुनिए। आपके टाइम में चुप थे, आपके टाइम में शांत थे। चाहे ओके, वो कांग्रेस के लोग सिर्फ मनीष शुक्ला बोल रहे, ओनली मनीष शुक्ला। मध्य प्रदेश में पूरी पार्टी टूट गई। दीपक भैया, थोड़ा अपने कांग्रेस के बारे में विचार आपका 20 सेकंड है, खत्म करो अपनी बात। बीजेपी को छोड़ दीजिए, थोड़ा अपने कांग्रेस पार्टी के बारे में विचार कर लीजिए। और आपके चैनल पे जिस तरीके से प्रियंका जी के बड़े करीबी, ब्रजेश जी के अनुसार प्रियंका जी के बहुत करीबी दीपक सिंह ने घुटने टेक दिए और कह रहे हैं हम किसी के साथ ही जाने वाले हैं, अकेले कांग्रेस नहीं लड़ सकती। ये प्रियंका जी के करीबी आज आपके चैनल पे मान लिया। बहुत शुक्रिया, समय समाप्त डिबेट का। घुटने टेक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। योगी जी का है। अरे हो गई डिबेट अब, थैंक यू। और बहन भाइयों, आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ा दिल्ली वाली जहाज़ पे और दिल्ली वाली ट्रेन और लखनऊ से जो एक्सप्रेसवे जाता है दिल्ली की तरफ, उस पर नज़र रखिए। नमस्कार।